कल हमने पढ़ा था, ये बात बताई गई थी कि स्वप्न अवस्था में सारा का सारा त्रिपुटी, क्या बोल रहे हैं, स्वप्न अवस्था में सारी की सारी त्रिपुटी मतलब सारा का सारा जो वस्तु दिख रही है, वस्तु को देखने वाली इंद्रिय है और वस्तु का जो ज्ञान हो रहा है और पूरा जो कुछ भी हमको हाथी घोड़ा मार्केट एयरपोर्ट जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो सब कुछ पूरा का पूरा नया तैयार होता है, सारा का सारा नया उत्पन्न होता है। ये कहा गया कि याते अंतर उपजय त्रिपुटी सकल समाज, ये सब कुछ अंदर में उत्पन्न होता है। ये बात कल बताई गई। अब जब ये बताई गई तो फिर वो तर्क दृष्टि ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि जो उत्पन्न होता है स्वप्न में सब कुछ नया उत्पन्न होता है, तो अब इसके ऊपर वो उनका तर्क ये है कि जैसे आपने कहा कि स्वप्न के समान संसार मिथ्या है, क्या कहा, स्वप्न के समान संसार मिथ्या है, तो जैसे आप स्वप्न की तरह, स्वप्न मिथ्या है तो स्वप्न की तरह संसार मिथ्या है, ये बात हो रही है। तो वहाँ पर यह है कि जागृत अवस्था में सारे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और स्वप्न अवस्था में कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, तब तो लेकिन फिर भी दिखाई पड़ता है। स्वप्न में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता लेकिन फिर भी दिखाई पड़ता है, इसलिए स्वप्न मिथ्या है। उसी प्रकार से जागृत जो है वो मिथ्या, ये आपने कहा। परंतु जब आप खुद ही मान रहे हैं कि संसार पूरा का पूरा स्वप्न में तैयार होता है, पूरा पूरा स्वप्न में तैयार होता है, तो जिस प्रकार से जागृत अवस्था में सब कुछ उत्पन्न होता है इसलिए जागृत अवस्था सत्य है, जागृत अवस्था सत्य है, उसी प्रकार से जो स्वप्न अवस्था है, स्वप्न अवस्था में भी सब कुछ उत्पन्न होता है, इसलिए स्वप्न अवस्था को भी सत्य मानना पड़ेगा। समझ गए इनका प्रश्न? अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि स्वप्न की तरह स्वप्नवत जागृत मिथ्या है, स्वप्नवत जागृत मिथ्या है। आज क्या बता रहे, जागृत की तरह स्वप्न सत्य है। समझ गए, ये इनका पॉइंट है। और इसलिए इन्होंने कहा कि क्योंकि आप कह रहे हो कि संसार की उत्पत्ति होती है, अगर आप उत्पत्ति नहीं मानते तो कोई दोष नहीं था, तो ये बात नहीं मानी जाती कि भाई जब उत्पत्ति नहीं मानते तो, पर आप उत्पत्ति मान रहे हो तो फिर आपको जैसे संसार जो जागृत अवस्था है वो सत्य है, वैसे स्वप्न भी सत्य है, ये बात माननी पड़ेगी, ये कह रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न नहीं है उसकी जो प्रतीति है, उस वस्तु का दिखना है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं हुई है लेकिन दिखाई देती है वो तो भ्रम है, मिथ्या है। पर जो वस्तु उत्पन्न हुई है और फिर दिखाई दे रही है तो वो तो सत्य है ना। इसलिए स्वप्न के अंदर में जो आप कह रहे हो कि पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये मानना आपकी युक्ति जो है वो संगत नहीं है, उचित नहीं है। अब इसका शंका का समाधान क्या है, कहते हैं साधन सामग्री बिना उपजय झूठ सो होय, बिन सामग्री उपजय यूं तिहि मिथ्या जोय। कहते हैं ऐसा है, वहाँ पर स्वप्न में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं लेकिन साधन सामग्री के बिना उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर कोई भी जो पदार्थ होता है उसको उत्पन्न होने के लिए, जैसे घड़ा बनना है तो घड़े के लिए मिट्टी की ज़रूरत है, कुम्हार की ज़रूरत है, चाक की ज़रूरत है और कुछ समय की आवश्यकता है। मिट्टी को उस पर रखेंगे, सूखा बनेगा घड़ा, फिर उसके बाद सूखेगा, फिर आवा लगाएगा। इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है कि नहीं लगता? तो साधन भी लगता है, सामग्री भी लगती है और साथ साथ में समय भी लगता है, और किस स्थान पर बैठ कर के कार्य होवे ये स्थान भी लगता है ना। तो देश और काल स्थान और समय, ठीक है, देश काल भी लगता है और साधन सामग्री भी लगता है। जो वस्तु साधन सामग्री के बिना उत्पन्न होती है वो झूठ होती है। जैसे बाजीगर आता है, तमाशा दिखाता है और बोलता है सब लोग आंख बंद करो, डमरू बजाए, खट 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 खट, 1 सेकेंड भर नहीं लगता, बढ़िया सुंदर पेड़ बना देता है, सेब का फल, सेब का पेड़, और उसके अंदर बढ़िया सुंदर सुंदर सेब लगे होते हैं।
मन ललचा जाता है खाने के लिए। 1 सेकंड में ऐसे ही किया और ऐसी ऐसी नोट गिनना शुरू कर देता है, इतने नोट, ठीक है। लेकिन उसके नोटों को देखकर कोई चोर उसके पीछे नहीं लगता। और बढ़िया बात तो क्या है, जहाँ वो खेल दिखाया, खेल दिखाने के बाद वो एक कटोरा उठाता है और कटोरा उठा के सारी भीड़ के सामने फैलाता है, रुपया डालो, रुपया डालो, रुपया डालो। अरे तू इतना रुपया जब बना लिया है, तूने इतना रुपया बना लिया तो तेरे को कटोरा फैलाने की जरूरत क्या है, तमाशा दिखाने की जरूरत क्या है ना। उसको तमाशा दिखाने की जरूरत क्या है, तो वो उसको जरूरत है, क्यों है, क्योंकि वहां पर वो जो भी रुपया दिखाया है वो सब झूठा है, मिथ्या है। क्योंकि रुपया कमाने में मेहनत लगती है ना। देखो जरा पूछो कितना मेहनत करता है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे सर्विसमैन हो, अपने अपने तरह से हर व्यक्ति मेहनत करता है तब रुपया मिलता है। और वहाँ पर आंख झपके और पलक झपके और तैयार हो गया, तो न तो उतनी साधन लगा, न सामग्री लगी, न देश है, न काल है, और सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो रुपया मिथ्या है। अगर रियल लाइफ में हम सेब का पेड़ लगाएंगे, कोई पेड़ लगाएंगे, कितना टाइम लगेगा, वर्षों लगेंगे, मेहनत लगेगी, वर्षों लगेंगे, पर वहाँ पर एक क्षण में तैयार है, इसलिए वो मिथ्या है, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो भी संसार स्वप्न अवस्था में तैयार होता है वो साधन सामग्री के बिना तैयार होता है। स्वप्न अवस्था में उतनी सामग्री नहीं है और उतना साधन भी नहीं है, उतना देश भी नहीं है, उतना काल भी नहीं है। यद्यपि स्वप्न में दिखाई पड़ता है हमको अगर हाथी, सपने अगर हमको हाथी दिखाई पड़ता है तो देश दिखाई पड़ता है और उतना काल दिखाई पड़ता है, सपने में सब कुछ दिखाई पड़ता है। परंतु जैसे ये वस्तुएं, हाथी, घोड़ा, पिता, पुत्र आदि सब जो भी तैयार होता है, मार्केट, एयरपोर्ट, जितना भी तैयार होता है, जैसे ये सब कुछ मिथ्या है, उसी प्रकार से वहाँ जो देश काल दिखाई पड़ता है वो भी मिथ्या ही तैयार होता है। क्योंकि नियम है, जो भी चीज हुई है, जो उत्पन्न होगी, उसी चीज का ज्ञान होगा। और यदि ज्ञान हो रहा है इसका मतलब चीज बनी है, चीज उत्पन्न हुई है। तो स्वप्न में देश काल दिखाई पड़ते हैं, देश काल दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब देश काल भी प्रातिभाषिक वहां पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस वस्तु की उत्पत्ति के लिए जितने देश काल आदि सामग्री, साधन या कारण है, उतनी सामग्री के बिना जो उत्पन्न होता है वह मिथ्या है। क्लियर है। स्वप्न के हाथी आदि की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित या उपयुक्त देश काल वहाँ है नहीं, है ना, वहाँ पर है नहीं। बहुत समय और बहुत देश में उत्पन्न हो सकने वाले हाथी आदि क्षण भर में तैयार होते हैं। और कहाँ तैयार होते हैं, यहाँ पर ये सूक्ष्म में जो कंठ में जो हिता नाम की नाड़ी है, जो बाल के हजारे भाग के बराबर होती है, उस नाड़ी के अंदर सब तैयार होता है, ठीक है ना। उस नाड़ी में सब कुछ तैयार होता है। तो जो हिता नाम की नाड़ी है उसमें तो एकदम मात्र बहुत छोटा स्थान है, उतने में इतना बड़ा हाथी। और जरा सपन देखो, सपने में देखते हैं रेलगाड़ी, यहाँ पर रेलगाड़ी आ जाएगी, बोलो, एक सुई तक नहीं रख सकते हम इतनी जगह में। और छोड़ दो सपना, हमारा जो कमरा है, पूरा मकान, घर है, उसी में हाथी नहीं आ सकता, बैठे हम सोते रहते हैं, है कि नहीं। तो ये सब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, इसे हमको मानना पड़ेगा कि वहाँ पर उपयुक्त साधन सामग्री नहीं है। इस कारण जो भी वहाँ पर दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है। यद्यपि स्वप्न अवस्था में देश और काल भी प्रतीत होते हैं, तो भी दूसरे पदार्थों की तरह स्वप्न में अधिक देश और अधिक काल भी अनिर्वचनीय प्रातिभाषिक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि विषय के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं। स्वप्न में अधिक देश काल का ज्ञान होता है, व्यावहारिक देश काल कम है, व्यावहारिक देश काल कम है और वहाँ पे दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो भी प्रातिभाषिक उत्पन्न होते हैं। पर स्वप्न अवस्था में उत्पन्न प्रातिभाषिक देश काल स्वप्न अवस्था के हाथी आदि के कारण नहीं हो सकते। बोले स्वप्न में जितना देश काल दिखाई पड़ता है वो उन हाथी का कारण है, तो ऐसा नहीं है।
वहाँ पे पिता भी दिखता है, पुत्र भी दिखाई देता है, लेकिन स्वप्न वाले पिता पुत्र के कारण नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप व्यावहारिक जीवन में देखो, पिता से पुत्र की उत्पत्ति के लिए क्या 1 सेकंड में हो जाती है? वर्षों लगते हैं, तब पिता से पुत्र उत्पन्न होता है ना। जब कुछ अगर वास्तविक है तो आँख खोलने पे भी दिखना चाहिए, पर आँख खोलने पे नहीं दिखता, इसीलिए कहा है कि सब प्रातिभासिक उत्पन्न होता है। दिखाई जो देता है वो सब कल्पित उत्पन्न होता है। तो क्योंकि कारण के नियम है, कारण पहले पैदा होता है और कार्य बाद में, पर स्वप्न में देश काल और हाथी आदि एक ही समय में एक ही साथ प्रतीत होते हैं, एक ही साथ दिखाई पड़ते हैं। उनका कार्य कारण भाव नहीं बन सकता। व्यावहारिक देश काल कम से कम होने के कारण हाथी आदि की उत्पत्ति के योग्य नहीं, अतः देश काल सामग्री के बिना उत्पन्न होते हैं, इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है। क्लियर हुई बात? अब आगे करते हैं। और भी जननी आदि तथा हाथी आदि की उत्पत्ति की सामग्री स्वप्न में नहीं है। यद्यपि स्वप्न में प्राणियों के माता पिता भी प्रतीत होते हैं, तो भी स्वप्न के माता पिता पुत्र की उत्पत्ति के कारण नहीं है, क्योंकि माता पिता और पुत्र क्षण भर में साथ साथ उत्पन्न होते हैं, अतः उनका कार्य कारण भाव नहीं। जिस निद्रा सहित अविद्या से स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, स्वप्न के जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वहाँ पे निद्रा दोष है और साथ साथ में अविद्या है। अविद्या के कारण देखते हैं, तो वही अविद्या उन पदार्थों में माता पिता और पुत्रपन उत्पन्न करती है। जिस अविद्या के कारण वो माता पिता पुत्र उत्पन्न करते होते हैं, वही अविद्या उनमें पुत्र भाव, किसी में पिता भाव, माता पितापना, ये भाव उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार स्वप्न के पदार्थों की उत्पत्ति में दूसरी कोई सामग्री नहीं होती, किंतु निद्रा रूप दोष सहित अविद्या ही कारण है। जो दोष सहित अविद्या से पैदा होता है वह शुक्ति रजत के समान मिथ्या होता है। समझ गए? जो दोष है, दोष है निद्रा दोष, निद्रा दोष के से जो अविद्या से उत्पन्न होता है वह शुक्ति रजत के समान मिथ्या होता है। जैसे शुक्ति में रजत मिथ्या होती है ना, क्यों? क्योंकि वो अविद्या दोष के कारण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से यहाँ निद्रा दोष और अविद्या के कारण उत्पन्न होते हैं स्वप्न के पदार्थ, इसलिए वो सब कुछ मिथ्या है। इसी कारण स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं किंतु मिथ्या है। इनका उपादान कारण अंतःकरण है अथवा साक्षात अविद्या ही इनका उपादान कारण है। आप लोगों को बताया जा चुका है कि जो अंतःकरण है, क्या है? जागृत अवस्था में जिसको अंतःकरण कहा जाता है, सुषुप्ति अवस्था में उसी को अविद्या कहा जाता है। तो जो अविद्या है वो कारण है स्वप्न की, ऐसा कहो स्वप्न के पदार्थों का कारण अविद्या है या कहो अंतःकरण है, तो वो दोनों कहते हैं। तो साक्षात अविद्या ही उनका उपादान कारण है। प्रथम पक्ष में साक्षी चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है। जब कहा जाएगा कि अंतःकरण उपादान कारण है, तो अंतःकरण का जो अधिष्ठान कौन है? साक्षी चेतन, वो स्वप्न का अधिष्ठान है। और द्वितीय पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है। क्लियर है? द्वितीय पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है। इस प्रकार स्वप्न अंतःकरण का या विद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त यानी बदला हुआ रूप है। जरा यहाँ पे एक टिप्पणी वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वेदांत में 2 सिद्धांत है, अभी आगे आएगा कि 2 सिद्धांत है। एक तो ऐसे सिद्धांत है जो 3 सत्ताओं को मानता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना? व्यवहारिक सत्ता, प्रातिभासिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, ये हम पढ़ चुके हैं। और एक सिद्धांत ऐसा है जो कि केवल प्रातिभासिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, 2 सत्ता को ही मानता है। जो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये दृष्टि सृष्टिवाद, यहाँ पे केवल 2 ही सत्ता मानी जाएगी, ये भी आपको बताया जाएगा। अभी तक हम 3 सत्ताएं पढ़ते आए हैं, है ना? तो जागृत अवस्था यहाँ पे क्या जो जैसे जागृत अवस्था उसको हम व्यवहारिक सत्ता मानते हैं अभी तक। तब ये बताएंगे जो व्यवहारिक सत्ता जिसको हम समझते हैं जागृत अवस्था को, वो भी वास्तव में तो है कल्पित ही, प्रातिभासिक ही,
तो वो भी प्रातिभाषिक सत्ता है। ठीक है, ये स्वरूप ये वाला जो पोर्शन है ये आपको आगे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये जो बताया गया द्वितीय पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है, तो ये आपको आगे और क्लियर होगा। अंतःकरण का या विद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त बदला हुआ रूप है शंका। दूसरे पक्ष में ब्रह्म चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान कहा गया है और अविद्या को उपादान कारण बताया गया है। तो अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित की निवृत्ति होती है, यह एक अटल नियम है। ठीक है, ये एक अटल नियम है। पढ़ाई समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम पूरा हिंदी बोल रहे हैं इसमें। तो जो यहाँ पर दो पक्ष बताया ना, एक पक्ष में साक्षी चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है और दूसरे पक्ष में दूसरे पक्ष में एक पक्ष में उपादान कारण अंतःकरण जो है वो उपादान कारण है, दूसरे पक्ष में साक्षात अविद्या स्वप्न के पदार्थों का उपादान कारण है। तो जिस पक्ष में अंतःकरण उपादान कारण है उस पक्ष में साक्षी चेतन अधिष्ठान है और जिस पक्ष में अविद्या उपादान कारण है उस पक्ष में ब्रह्म चेतन स्वप्न का अधिष्ठान है। तो कहते हैं कि अब इसी को लेकर के यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ है। दूसरे पक्ष में जहाँ पे ब्रह्म चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान कहा गया है और अविद्या को उपादान कारण बताया गया है, तो अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित की निवृत्ति होती है, ये निश्चय है, ये नियम है। तो स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म है। जब स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म है तो आगे कल्पना कर लो क्या बोलना चाहता है। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बिना अज्ञानी को जागृत अवस्था में भी स्वप्न की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? क्योंकि ये नियम है कि नहीं, कितनी बढ़िया बात है। जो स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म चेतन है तो ब्रह्म चेतन के ज्ञान से ही स्वप्न की निवृत्ति होनी चाहिए। बिना स्वप्न के ब्रह्म के ज्ञान से जागृत अवस्था में आया और उसकी निवृत्ति हो गई, ये कैसे हो जाता है? नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म और उपादान कारण अविद्या है, उन्होंने कहा ना स्वप्न का अधिष्ठान ब्रह्म और उपादान कारण वहाँ अविद्या है, तो वैसे ही वेदांत सिद्धांत में जागृत के व्यावहारिक पदार्थों का भी अधिष्ठान ब्रह्म है और उपादान कारण अविद्या है। तो जागृत के पदार्थों को व्यावहारिक और स्वप्न के पदार्थों को प्रातिभाषिक कहते हैं, ऐसा भेद क्यों? क्लियर हुआ प्रश्न? हाँ, जब मैंने अभी तक के हमने जो चौथी तरंग में पढ़ा था वहाँ यही बताया था ना कि संसार जो पूरा का पूरा हमको व्यवहारिक प्रपंच दिखाई पड़ता है, ये भी क्या है? अविद्या इसका उपादान कारण है और ब्रह्म चेतन इसका अधिष्ठान है, ये बताया गया था। तो जब ब्रह्म ही, अब इसका भी अधिष्ठान ब्रह्म है और अविद्या जो उपादान कारण है और स्वप्न का भी अविद्या जो है कारण है, उपादान कारण है और ब्रह्म चेतन अधिष्ठान है। तो जब दोनों का अधिष्ठान वो है, मतलब ब्रह्म है, एक ही समान केस है, तो दोनों प्रातिभाषिक कहलाने चाहिए ना। एक को व्यावहारिक, एक को प्रातिभाषिक क्यों कहते हो? जागृत अवस्था को व्यावहारिक क्यों कहते हो? उसको भी तुमको प्रातिभाषिक कहना चाहिए। ये इनका प्रश्न है। अब समाधान, इसका ये समाधान कह रहे हैं कि ऐसा है, निवृत्ति दो प्रकार की होती है। ये बात पहले ही हम कह चुके जब ख्यातियाँ समझाए थे चतुर्थ तरंग में। निवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो कारण सहित कार्य की विनाश रूप अत्यंत निवृत्ति, ठीक है, एक तो कारण सहित कार्य की विनाश रूप अत्यंत निवृत्ति। तो ये निवृत्ति तो स्वप्न की जागृत में ब्रह्म ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये तो स्वप्न की जागृत में ब्रह्म ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। जैसे जागृत अवस्था में होती लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। पर जैसे डंडे के प्रहार से घड़े का मिट्टी में लय हो जाना है, जैसे आपको वहाँ पे उदाहरण बताया था, जैसे घड़ा है मिट्टी का और उस पर प्रहार कर दिया तो जो घड़ा है वो मिट्टी में लीन हो गया। यानी कार्य की कारण में निवृत्ति, कार्य का कारण में लीन होना, तो लय रूप यानी कारण में लय रूप निवृत्ति, ये बताया गया था। तो जो
कारण में लय रूप निवृत्ति है वो तो ब्रह्म ज्ञान के बिना भी हो सकती है। तो जैसे हैं उसी प्रकार से स्वप्न का कारण जो निद्रा रूप दोष उसके नाश से अथवा स्वप्न के विरोधी जागृत की उत्पत्ति से अविद्या में स्वप्न की लय रूप निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाती है। ये बात समझ में आई? इसको हम फिर बता रहे हैं कि जो दो प्रकार की निवृत्ति है, एक तो कारण सहित कार्य की निवृत्ति, कारण भी निवृत्त हो गया, मिट्टी भी निवृत्त हो जाए और घड़ा भी निवृत्त हो जाए, तो कारण और कार्य दोनों की निवृत्ति, एक तो ये निवृत्ति है। और एक है कि कारण बना हुआ है, मिट्टी बनी हुई है और उस मिट्टी में घड़ा लय हो जाए, तो कारण में कार्य रूप निवृत्ति, कारण में लय रूप निवृत्ति है। ठीक है, ये कारण में लय रूप निवृत्ति है। तो कह रहे हैं कि जब नींद से जागता है तो जागने पर जो स्वप्न की निवृत्ति होती है वो क्या होता है कि कारण में लय रूप निवृत्ति होती है, वहाँ स्वप्न की लय रूप निवृत्ति होती है, वो ब्रह्म ज्ञान के बिना हो जाती है। और जो मतलब कारण और कार्य की नाश रूप निवृत्ति होती है वो निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से ही होगी। क्लियर हुई बात? आज हम यहीं पे रोकते हैं क्योंकि आगे का पोर्शन हमारा हो सकता न हो पाए। दूसरी बात जो कही, जागृत और स्वप्न दोनों समाप्त होने चाहिए, यह भी ठीक नहीं है, अब हम कल ही करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, 2-1 मिनट है अपने पास। दीदी ये कारण सहित कार्य का विनाश रूप, हाँ हाँ, विनाश रूप मतलब मिट्टी भी समाप्त, मिट्टी भी नहीं रह जाना और घड़ा भी न रह जाना, दोनों बिल्कुल नाश, उसको अत्यंत निवृत्ति बोलेंगे। दीदी प्रलय बोल सकते हैं बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल खत्म वाली बात है, मतलब वो ब्रह्म ज्ञान से होगी, वो निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होगी। ब्रह्म ज्ञान जब होगा तो जो मिट्टी है वो भी कल्पित है और जो घड़ा है वो भी कल्पित है, तो कल्पित पूरा का पूरा उसकी निवृत्ति हो जाना वो ब्रह्म ज्ञान से होगी। तो वो स्वप्न में, स्वप्न की भी वो आप चौथी तरंग निकाल के पढ़ो, उसमें ध्यान में आ जाएगा। रस्ती में जो सर्प दिखाई पड़ता है उस सर्प की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना कैसे होती है? तो रस्ती में एक तो वो होती है लय रूप निवृत्ति, रस्ती के ज्ञान, और जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो रस्ती भी निवृत्त हो गई और वो सर्प भी निवृत्त है, ये वाली बात है। तो अभी तो वहाँ पे कारण में लय रूप निवृत्ति होती है वो।